नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात में। और आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स, जिनसे हम उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पे विस्तार से बातचीत करेंगे। क्या है ये वक्फ का मतलब, क्या होता है वक्फ बोर्ड, क्या है और उसमें किस तरह का संशोधन सरकार लेकर के आई और आगे किस तरह से वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इन सब मुद्दों पे विस्तार से बातचीत करने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं शादाब शम्स के पास। शादाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शादाब जी, जैसा कि मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम समुदाय के लोग, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस पे तरह तरह के सवाल उठाते हैं। तो इस पे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये वक्फ शब्द का मतलब क्या होता है और ये वक्फ बोर्ड कब बना और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि जो सरकार को इसे बनाना पड़ा। देखिए, वक्फ जो है, वक्फ दान को कहते हैं और मुझे लगता है कि हर समाज के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर एक तरह से ये परंपरा चली कि हम दुनिया में आते हैं तो हम ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, और जब हम दुनिया में आते हैं तो दुनिया में हमसे पाप भी होते हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं। और हमारा मानना है कि जब आप दुनिया में आएँ और आपसे कोई गलती हो जाए तो मरने के बाद जिनके पास पैसा होता है वो ये मानते हैं कि हम अपने जीवन का एक हिस्सा समाज के भले के लिए, गरीबों के भले के लिए हम दान करके चले जाएं, जिससे जो पाप दुनिया में हमसे अगर कोई हुआ होगा, जिस पे ऊपर वाला हमारी पकड़ करे, वो पकड़ ना करे। और यहाँ जो हम अपनी प्रॉपर्टी या जो दान दे के गए हैं उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और उसका पुण्य से हमारे जो सिंस हैं, हमारे जो पाप हैं, वो समाप्त हो जाएं और हमें ऊपर वाले के प्रकोप का सामना ना करना पड़े। उसी कॉन्सेप्ट को वक्फ कहते हैं। दान करना, अपने पैसे को दान करना, अपने जीवन को कहा जाता है कि देश के लिए वक्फ कर देना, अपने जीवन को समाज के लिए वक्फ कर देना या अपने पैसे को वक्फ कर देना। तो ये पैसा वक्फ करने वाली एक परंपरा 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा शुरू की गई। 1400 साल पहले उन्होंने बाग खरीदा और एक बाग को दान कर दिया, और वो जो दान किया वो किसी व्यक्ति के लिए और मुसलमानों के लिए नहीं किया। उसके लिए कहा गया सहाबाओं को कि आप ये जो पैसे से इनकम आएगी इससे गरीबों की मदद करें। तो वक्फ जो है वो गरीबों की इमदाद के लिए है, गरीबों की मदद है, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद की जाए। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इतना ख़राब कर दिया कि वक्फ, वो जो गरीबों के लिए वक्फ बना था, वो अमीरों के लूट का सामान हो गया। चंद परिवार, चंद मुतवल्ली, चंद वक्फ बोर्ड माफिया ने मिलके उस औकाफ को लूटा और गरीबों तक वो लाभ नहीं पहुंचा। वो लाभ केवल कुछ अमीरों तक रह गया, जो वक्फ के जानकार हैं, जो वक्फ की सेटिंग गेटिंग जानते हैं, उन तक उसका लाभ सिर्फ उन लोगों को मिल पाया। आम आदमी उससे अछूता रह गया। और ये जो लूट हुई वक्फ में, ये पॉलिटिकल शेल्टर से हुई, जो जिसे वक्फ कह रहे हैं। अलग अलग देशों में देखें तो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ। सऊदी अरब में जाएंगे तो पूरी मिनिस्ट्री है उसकी। इस हमारे देश के अंदर ये वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट तो आ गया, वक्फ को मान्यता तो मिल गई, लेकिन वक्फ का जो यूज था वो पॉलिटिकल यूज होके रह गया, चंद लोगों की बपौती बन गया। क्योंकि मैं ये मानता हूँ 70-72 सालों तक अगर आप देखें तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इससे पहले किसकी सरकारें रही? सब कांग्रेस और जो अपने आप को तथाकथित सेक्युलर कहते हैं उन्हीं की सरकारें रही। तो क्या किया 60-70 सालों में, ये बताना पड़ेगा कांग्रेस को कि भाई आप बता दीजिए, वक्फ की ज़मीन पे जो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, बहनों का हक था, जो तलाकशुदा बहन हुई, वो कहाँ जाएगी? तो ये होना चाहिए था। क्या उसके लिए कोई शेल्टर होम्स खोले? नहीं। बुजुर्ग कहाँ जाएं बुढ़ापे में? अगर उनको कोई बच्चा उनका घर से बाहर निकाल दे तो उनके लिए आपके पास ज़मीनें हैं, क्या आपने कोई उनके लिए सेकेंड इनिंग हाउस खोले? नहीं। क्या गरीब बच्चों के लिए जिनका माँ बाप नहीं है, कोई अनाथालय आपने सराय खोले? नहीं। कहीं आदमी आके, गरीब आदमी आके अगर किसी ज़िले से किसी दूसरे ज़िले में जाता है, प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, उसके रुकने के लिए कोई सराय खोले? नहीं। तो फिर किया क्या? चंद लोगों ने उस प्रॉपर्टी की लूट की, और आज लूटने वाले मातम कर रहे हैं कि ये मुसलमानों का हक छीनने की साजिश चल रही है। भाई, इनके पास तो गरीबों के, मुसलमानों के कुछ है ही नहीं। इनके पास तो ठेली के ऊपर सब्जी रखने के पैसे नहीं हैं। मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, तो फिर किसके पास है जो छीन लिया जाएगा?
वो अमीरों के पेट में दर्द हो रहा है जो दबा के बैठे हैं औकाफ की जमीन को। हजारों करोड़ की जमीन ओवैसी साहब के पास है। जरा पूछिए, यूनिवर्सिटी जो अपना मेडिकल कॉलेज बनाया है, जो ये प्रॉपर्टी खड़ी है, ये किसकी है? ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। आखिर किसकी प्रॉपर्टी है जिसे 1 रुपए की लीज पे ओबराय होटल बना दिया? तो किसने दिया, कब दिया गया, कब सेटिंग वेटिंग, तब आवाजें क्यों नहीं उठी? क्या ये लूट नहीं है? आज बोल रहे हैं, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक व्यक्ति, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास चाहते हैं, और जो अंतिम छोर में खड़ा है, मैं बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं, वो मुसलमान है। वो मेहनत कर रहा है, उसके पास उसके बच्चों को आज अगर मोदी जी का मुफ्त राशन ना मिले तो घर पालना मुश्किल हो जाए, और उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि इतनी अथाह संपत्ति जिसके पास हो, जो वक्त की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, उनके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा है। ये सच्चाई है। अब मोदी जी सरकार मुसलमानों के रिक्वेस्ट के ऊपर अगर ये चाहती है, जो इंटेलेक्चुअल मुसलमान है उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए। अब सरकार संशोधन ला रही है तो पेट में दर्द हो गया लोगों के, कह रहे कि क्यों हो गया, ला रहे हो, ये हमला हो गया हम पे, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, छीन लिया जाएगा। वो डरा रहे हैं मुसलमानों को, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं इस पार्टी में हूं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, किसी की मस्जिदों को नहीं छीना जा रहा है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी की मस्जिदों को, किसी को नमाज पढ़ने से रोके, किसी की मस्जिदों को छीने, किसी की जो खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जिन प्रॉपर्टियों को आप इंक्रोच करके बैठे हैं, जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर आपने धंधे चला रखे हैं, हाँ, उन प्रॉपर्टियों की बात जरूर है, उसमें आपके पेट में दर्द हो रहा है। आपको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी चली जाएंगी तो आज जो आप राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, इधर उधर से बैठ के जो कहानियां बता रहे हैं, आपकी राजनीति, सियासी खेल आपका बंद हो जाएगा। इसलिए आपकी परेशानी हो रही है। बहुत ईमानदारी से मोदी सरकार गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाना चाहती है, जिसको वक्फ बोर्ड पहुंचाने में नाकामयाब रहा है, इसलिए संशोधन आ रहा है। तो बिल्कुल आपने सुना कि वक्फ शब्द का मतलब क्या होता है और कितना पवित्र उसका मतलब है। उसका जो उद्देश्य है, 1400 सालों से जो ये वक्फ करने की परंपरा चल रही है, बाकायदा उसे संस्थागत बनाया गया। और सादाब जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड का गठन कांग्रेस सरकार में हुआ 1954 में। 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दी, और इसकी वजह से वक्फ में बहुत सारे जो संपत्तियाँ आई, लोगों ने डोनेट किए, दान किए, उसी समाज के जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए। अब उनका ये आरोप है, अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें तो कांग्रेस ये कहती है कि यह मुस्लिम संस्थाओं को ख़त्म करने की साजिश है। दूसरी बात, आपके जो समुदाय के बड़े लीडरान हैं, बड़े नेतागण हैं, वो चाहे ओवैसी हो या ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इस तरह के और भी तमाम नेता आपके जो समुदाय से निकल के आते हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है। उनको भी इस सरकार की नीयत पे शक है। उनका भी यही कहना है कि केंद्र सरकार, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो इस बिल में संशोधन लाए ही इसीलिए हैं कि इस अति पावरफुल संगठन को नखदंत विहीन कर दिया जाए, और इनके कब्जे में या इनके पास जो मुस्लिम वेलफेयर के लिए संपत्तियां हैं, तो चाहे चल हो या अचल हो या पैसे का हो, उसको एक तरह से निकाल लिया जाए, वहाँ तक न पहुँचे जिसके लिए वो अर्जित की गई है। आपने देखा होगा पूरे देश में आपके समुदाय के तमाम लोग बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? पहले तो इसका नाम वक्फ बोर्ड से हटा के कांग्रेस लूट बोर्ड रख देना चाहिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को करने के लिए अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एक लूट का सामान दे दिया। मेरे सामने जीता जागता सबूत है, उत्तराखंड के अंदर 200 बीघा जमीन कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस के बड़े नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी, नैनीताल रामगढ़ के अंदर रिसोर्ट बनाया हुआ 200 बीघा जमीन पे। अब वो हमने उससे मुकदमा किया, उसमें पूछा आपके पास कहाँ से वक्फ की ज़मीन आपके पास कैसे आ गई, कौन कौन से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने संपत्ति को अपने नाम पे कर दिया, तो बताना पड़ेगा ना। दूसरे कांग्रेस के सांसद सईदुज्जमा, अब उनको देखिए, कलियर के अंदर वो बड़ा एक चंग कब्जा करके बैठे। खुद मुस्लिम धर्मगुरु कलियर के सज्जादे जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुस्लिम उलेमा हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार, तो वही बने हुए हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन जो दरगाह की अमानत थी,
उनके बड़े कहते थे हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत हैं। साबिर पाक के मानने वाले पूरी दुनिया में हैं जो अपने नाम के आगे साबिर लगाते हैं, साबरी लगाते हैं। तो वो तमाम लोग की आस्था को एक तरफ रखते हुए वो ज़मीन के जो खादिम कहते थे अपने आप को, नौकर कहते थे, वो मालिक बन गए। वक्फ बोर्ड की सेटिंग गेटिंग हुई। वक्फ बोर्ड तो पैसे मुकदमा हारने के लेता है कि आप एक काम करो, हम जानबूझ के हार जाएंगे, आप हम पे केस कर दो और मिल बांट के आराम से दोनों खाएंगे। ये जो आपको वक्फ बोर्ड में संपत्ति नजर आ रही है, ग्राउंड जीरो पे नहीं है, ये लूट चुकी हैं, नीचे से खोखला कर चुके हैं वक्फ बोर्ड को। जांच हो जाए तो सारे लकड़बग्गे जेल जाएं। ये तो झूठ का एक एम्पायर खड़ा है, ऊपर से नजर आ रहा है, अंदर से खोखला है, और इस खोखले एम्पायर के अंदर लूट का साम्राज्य छुपा हुआ है। इसलिए हमने मौजूदा केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री करण रिजिजू जी से मैंने निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। देश की आजादी से लेकर आज तक जितने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बने, जितने वक्फ मौजूद हैं, सबकी तब से लेकर आज तक की जांच करा लीजिए, इंक्लूडिंग मेरा कार्यकाल 2 साल का हो गया, इसकी भी जांच हो। जहां भ्रष्टाचार हुआ सारे लकड़बग्गों को सलाखों के पीछे डालो। ये गरीबों का हक खाया है इन्होंने, सदके ज़कात खैरात का पैसा खाया है, यतीम बच्चों का हक खाया है। ऐसे लुटेरों को न ऊपर वाला माफ करेगा, न हमें और हमारी सरकार को माफ करना चाहिए। किसी कीमत पे इन लुटेरों को नहीं छोड़ना चाहिए। इनसे पूछिए ना, ये कह रहे हैं कि हमने बनाया और सरकार की नीयत पे हमें शक है। शक तुम्हें तो शक है हमारी नीयत पे, हमें यकीन है तुम्हारे कारनामे बता रहे हैं, तुमने लूट के खाया है 65-70 सालों में इस वक्त को, औकाफ को लूटा है। नहीं तो पूछ लीजिए, आपका चैनल एक मशहूर चैनल है, लोग इसे देखते हैं, जरा पूछ लीजिए किसी गरीब मुसलमान से कि आपको वक्फ की तरफ से क्या लाभ मिला, तो कहेगा कुछ नहीं। पूछिए उस यतीम बच्चे से, उस बेवा बहन से कि आप बेवा हुई, आपके शौहर नहीं रहे, आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कि वक्फ बोर्ड ने कभी खैर आपकी ली? नहीं। जिसके पास इतनी बड़ी संपदा हो, जिसके पास इतना पैसा हो, वो गरीबों की कोई मदद कर रहा है? नहीं कर रहा। तो कहां जा रहा है पैसा? ये लूट हो रही है। तो मुझे मत बोलो, धर्मगुरुओं को आप मत छेड़ो, धर्मगुरु आपको ना छेड़े, मिलके सेटिंग गेटिंग बढ़िया चले, नेता लूटे, आराम से सेटिंग गेटिंग चल रही है, मिल बांट के खाते रहो। गरीब को क्या मतलब? गरीब को तो देते रहो आश्वासन, बीजेपी है, कौम की दुश्मन है, हमारी नुकसान पहुंचा रही है। अगर ये बीजेपी, कितने साल हुए बीजेपी को आए, आज से पहले बेड़ा गर्क कैसे हुआ? हमें तो लग रहा है इसका मतलब इतना अच्छा वक्फ बोर्ड चल रहा था कि वक्फ बोर्ड ने मेडिकल कॉलेज खोल रखे होंगे। इतनी संपदा किसी बोर्ड के पास हो तो उसके तो हर जगह मेडिकल कॉलेज होने चाहिए थे, उसके इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए थे, उस बोर्ड के पास बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न मदरसे होने चाहिए थे, उनके पास शेल्टर होम्स होने चाहिए थे, विधवा लोगों के लिए, विधवा बहनों के लिए शेल्टर होम्स, उनकी रहने की, खाने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। भाई किसी के पास इतना पैसा, इतनी बड़ी संपदा हो तो उसने तो कुछ तो किया होगा। मुझे बता दीजिए कहां क्या किया? अरे हमारे बच्चों के इलाज के लिए कोई आपने संस्थान नहीं खोले, बस जरा बता दीजिए ना। हमारे लोग, अगर ये तो एहसान है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कि 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार कर दिया, आज सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुसलमान है। उत्तराखंड की सरकार को तो साधुवाद दूंगा मैं, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, कि वो आज भी हमारी जो अटल आयुष्मान योजना है उसे चला रखा है। हमने कोई मजहब नहीं देखा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हर उत्तराखंडी को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिले, इसलिए इलाज मुफ्त मिल रहे हैं। जरा अगर ये इलाज हटा दो तो हमारी कौम के पास तो अपना इलाज कराने के पैसे नहीं है। इतना बुरा हाल इन लोगों ने लूट लूट के हमारा ये कर दिया, जमींदोज कर दिया। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा तो मैं तेरा हो नहीं सकता। जितना मुसलमान हो चुका कांग्रेस का, और जितना बुरा हश्र मुसलमान का हुआ, अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान उनके बारे में सोचेगा भी। ये तो लूट के जितने ये बैठे हैं, सारे के सारे लकड़बग्गे, ये इस चक्कर में बैठे हैं कि हमें शेल्टर मिल जाए, मुसलमानों को डराओ, तुम्हारी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे मदरसों से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, और इसलिए इन्हें बचाने के चक्कर में तुम साथ आओ। क्योंकि अब अपने जाति भी दिख रही है ना। मैंने एक कहावत सुनी थी, एक व्यक्ति से पूछा, वो भविष्य बता रहे थे, कि उसने कहा भाई कल कयामत आ जाएगी। तो उसने कहा अगर नहीं आई तो? उसने कहा फिर तो आप जो चाहो वो कर लेना। तो इंतजार करते रहे, 12 बज गए, कयामत नहीं आई। गुस्से में उठा के थप्पड़ मारा, तो कहने लगे भाई किसी के लिए आई हो ना आई हो कयामत, मेरे लिए तो आ गई। तो इनका हाल वही है कि आज इनको लग रहा है कि मुसलमानों से छीन लिया जाएगा, इनसे छीनने का डर है इन्हें। इनको लगता है जो प्रॉपर्टी पे इनके इंक्रोचमेंट हो गया है, जो ये ग्रैब करके प्रॉपर्टीज को बैठे, इनकी चली जाएगी, इसलिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं। वो मुसलमान यही हैं जिनकी चली जाएगी। यहाँ मुसलमान के पास तो कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास से क्या जाएगा फिर? तो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आज वो वक्त नहीं है।
देश को आगे बढ़ाना है तो देश के गरीब तबके को मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अगर समाज के पास कोई एसेट है, उस एसेट को अगर ईमानदारी के उस एसेट को ईमानदारी से सरकार उन्हीं के लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर दे तो उस कम्युनिटी को आगे आने में आसानी मिल जाएगी। मेरे प्रधानमंत्री की सोच केवल इतनी है कि ईमानदारी के साथ समाज को अपलिफ्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नहीं होने दिया। आप देखिए ना, इसका जीता जागता सबूत है। आप ट्रेन से गुजरते थे हम बचपन में तो लोग कहते थे ये देखो ये इलाका चल रहा है, जहां मुस्लिम बस्ती आए तो समझ लो जो झुग्गी झोपड़ी हो वो मुस्लिम बस्ती, और जहां पॉश इलाका है वहां बाकी लोग रह रहे हैं। तो मुसलमान झुग्गी झोपड़ियों में ही क्यों रहे? इसलिए कि आपने उन्हें पनपने नहीं दिया। तो बहुत सारे लोग इसमें कहते थे कि भाई झुग्गी झोपड़ियों में अगर पनपा दिया इन्हें फिर ये कांग्रेसी थोड़ी रहेंगे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों पे कांग्रेस के झंडे नज़र आते हैं और साफ़ सुथरी कॉलोनीज़ में दूसरी पार्टियों के झंडे नज़र आते थे। इसलिए उनका मानना था इन्हें गरीब रहने दो, ये इसी तरह से चलते रहेंगे तो हमें वोट देते रहेंगे, और अगर इससे बाहर आए तो हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। तो एक सवाल और बार बार इस मुद्दे पे आ रहा है कि अगर केंद्र सरकार, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि आपके उस समुदाय का भला करना चाहती है जो कि सैकड़ों सालों से दबे कुचले हैं, जिनको उनका मानवीय अधिकार नहीं मिला, जिनको उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिला, जिनको आज भी हम अपने समाज के एक सामान्य समानता के स्तर पर नहीं ला सके, तो जो इसके विरोध में हैं, वो चाहे आपके समुदाय के नेता हो या विपक्षी पार्टी के हों, उनका कहना है कि अगर सरकार की नीयत सही है तो जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है 1995 का जो आर्टिकल 43 आर है शायद, उसके तहत जो असीमित शक्तियाँ मिली हैं, उन शक्तियों को सीमित करने की बजाय जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है उसको दूर करते, जो उसकी प्रॉपर्टियां हैं उसका कैसे सदुपयोग हो उसको करते। लेकिन इस संशोधन विधेयक के द्वारा वक्फ बोर्ड की शक्तियों को खत्म कर देना ये क्यों जरूरी है, ये एक सवाल उठता है। कमाल की बात है, आप कह रहे हैं कि आपका पूरा बदन में नासूर बने हुए हैं, आप कह रहे हैं नहीं एक निकाल दो बाकी सब ठीक है, बाकी हम चला लेंगे। क्यों निकाल दें? हमें मौका मिला। मैं बता रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का या जो तथाकथित सेक्युलर अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार समझ रहे हैं, जो औकाफ पे बहुत बोल रहे हैं, उनका कहना है कि डीएम को पावर चली जाएगी औकाफ की, तो डीएम मुख्य भूमिका में आ जाएंगे और ये हमारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर देंगे। एक सबसे बड़ी लाइन ये है कि उनको रेवेन्यू कमिश्नर की जिम्मेदारी आप मत दीजिए। उत्तराखंड में हमने दे रखी है, बताइए क्या खुर्द-बुर्द कर दिया? मैंने जेपीसी में ये बात बोली कि हमने तो ऑलरेडी हमने रिटर्न में दे चुके हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी ये चल रहा है। हमने कमिश्नर को आयुक्त बनाया है, रेवेन्यू कमिश्नर, और जिलाधिकारी को उपायुक्त बनाया है। हमारे एक बहुत काबिल आईएएस अधिकारी हैं अहमद इकबाल साहब, उन्होंने तैयार किया यहाँ का लेट मैटर। तो क्या उत्तराखंड में जमीनें लूट ली गई? कहाँ गलतफहमी में जी रहे, किसको डरा रहे हैं? सरकार अगर लेने पे आए आप बचा लेंगे क्या? झूठ मत बोलिए, डराइए मत लोगों को, सच पे आइए। फिर आप कहते हैं कि इसमें हिंदू नहीं आना चाहिए, हिंदू आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई आप बताइए। सवाल ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं वही बता रहा हूँ। मंदिरों के जो ट्रस्टेज बने हुए हैं या चर्चेज के जो सोसाइटियां हैं उनमें गैर धर्म का कोई नहीं आता, तो फिर जो मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें क्यों इस तरह का हस्तक्षेप? फिर आप ये पहले से तय करा लेते कि जो मंत्री होगा अगर वो मुसलमान होगा तो ही वो वक्फ बोर्ड का सीडब्ल्यूसी का अध्यक्ष बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो वो कैसे हिंदू आ जाता है? सीडब्ल्यूसी का जो भी मंत्री होगा, केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो भी होंगे, वो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन होंगे। तो भाई फिर आप उसे भी बदलवा दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये कह रहे हैं सांसद का कोई धर्म नहीं होता। आप 2 सांसद को रखने की बात की है, आप आने दीजिए। हाँ, आप ये कहते हैं कि नीचे आप कह रहे हैं कि किसी की संस्था में नहीं होता, हम भी मानते हैं भाई बीकेटीसी में नहीं है, तो स्टेट में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटर में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? जब ऑलरेडी है, एक चेयरमैन आपका है, तो आप 2 सदस्य और बढ़ा देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मानना है आना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। हाँ, स्टेट लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे जो मुतवल्लियों की कमेटी है, वहाँ आवश्यकता भी नहीं है। उसमें मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई ज़रूरत है। लेकिन ऊपर आ जाएगा तो आप तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इसमें गलत नहीं है। आप केवल और केवल लोगों को भड़काना चाहते हैं, आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। पता सब है उन्हें, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता। वो जानबूझ के एक क्वेश्चन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके अलावा उनका कहना है कि सर्वे नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मौके पे मस्जिद है कहीं बनी हुई, संपत्तियों का सर्वे, हमने कह रहे जो पुरानी आपके पास है, आज मौके पे कहीं मस्जिद बनी हुई है, कैसे बताओगे आप ये मस्जिद है जबकि वो दर्ज नहीं है? जब तक सर्वे नहीं होगा। और सर्वे कब तक आपका इंस्पेक्टर और अल्लाह और फला करेंगे? सीधा सीधा सर्वे होता है, पटवारी को भेजो, सर्वे कराओ। पटवारी क्या मेरी संपत्ति पे आज कोई विवाद हो जाता है तो सर्वे किससे करवाता हूं मैं? वही एसडीएम, वही तहसीलदार, वही नायब कानून गो, वही पटवारी, यही सिस्टम है ना। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी का सर्वे उनसे करा सकता हूं तो इसमें मुझे उनसे सर्वे कराने में क्या दिक्कत आ रही है? मेरी निजी संपत्ति का दर्ज ज्यादा होगा कि वक्फ की संपत्ति का? हम सबको पता है सिस्टम एक कानून से काम करता है, उनकी जवाबदेही होती है। गड़बड़ करेंगे तो वो जेल जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि इसके बाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, न्याय के पूरी ईमानदारी के साथ सारा सिस्टम मौजूद है। लेकिन गुमराह जरूर करना है, तो गुमराह करना है मुसलमानों को और ये समझाना है लूट लेंगे, छीन लेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे हो जाएगी? और हमने बहुत ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाना है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और मुझे लगता है कि जब हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और देश के लिए सब कुछ कुर्बान, और देश के लिए सब ईमानदारी से आगे आएंगे तो बहुत पॉजिटिव माहौल रहेगा। मुझे लगता है जब वक्फ एक्ट में संशोधन के साथ वक्फ एक्ट आएगा तो इतना शानदार वक्फ एक्ट आएगा कि पूरी देश की आवाम इंक्लूडिंग मुसलमान उसे हाथों हाथ लेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल, हमारा समय भी हो रहा है, एक अंतिम सवाल पूछेंगे। आप 2 साल के आसपास आपका कार्यकाल हो गया बतौर अध्यक्ष उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का, और जब से आप बने हैं तमाम भ्रष्टाचार की बात करते हैं वक्फ बोर्ड में, तो क्या है उत्तराखंड का जो वक्फ बोर्ड है उसमें क्या कुछ है और किस तरह से आप अपने कार्यकाल को एक यादगार कार्यकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा ऐसा काम आपको लगता है कि ये कर देंगे तो उससे आपका कार्यकाल ही न याद किया जाए बल्कि उसका जो लाभ है उस समुदाय, उस ऐसे व्यक्तियों को मिले जो सच में दबे कुचले हैं, जिनको वास्तव में इस वक्फ बोर्ड की ज़रूरत है, इनकी मदद की ज़रूरत है? हम लोगों ने जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड बना था कि जो सरकारें काम करती हैं, अमीरों से पैसा लो और गरीबों को उनके उत्थान के लिए लगाओ कि सब लोग मुख्य धारा में जुड़ सकें। वक्फ का काम भी यही था जो सरकारें करती हैं कि अमीर मुसलमानों से लो और गरीब मुसलमानों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करो। तो हमने उस लाइन के ऊपर एक छोटी सी कोशिश ज़रूर की, बहुत ज़्यादा तो हम भी नहीं कर पाए, लेकिन इतना ज़रूर किया हमने कि हमने एक मॉडर्न मदरसे का एक मॉडल बना के खड़ा कर दिया है। और हमारा मानना है कि उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, यहाँ मॉडर्न मदरसे चलें, और उस मॉडर्न मदरसे को हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम दिया है कि वहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत वो मदरसे हों और फौज के हाथ में उसकी कमांड हो कि सुबह उठते ही वहाँ जनगण मन से शुरुआत हो। और मेरे मॉडर्न मदरसों में NCERT का सिलेबस लागू हो और उत्तराखंड बोर्ड। तो अब क्या होगा कि मेरा बच्चा, जो मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, तो मेरा बच्चा सिर्फ अरबी और उर्दू तक सीमित ना रहे, वो सब कुछ पढ़े। वो जब NCERT का सिलेबस आए तो उसमें वो श्री राम को भी पढ़े, वो श्री कृष्ण को भी पढ़े, वो वहाँ बाबा नानक देव को भी पढ़े, वो वहाँ गुरु ग्रंथ साहब के बारे में भी जानकारी हासिल करे, वो यीशु के बारे में भी पढ़े, वो सब कुछ पढ़े, वो जैनिज्म के बारे में पढ़े, वो बौद्धिज्म के बारे में पढ़े। तो उसका जो दिमाग के जो चक्षु हैं वो खुले हों और फिर वो अपने कुरान को और अपने मज़हब को माने। वो अपने मज़हब से प्यार करो, औरों के मज़हब की इज्जत करो। ये हुआ हिंदुस्तान, ये हुआ भारतीय मुसलमान। और केवल मैं रहूं और बाकी कोई ना रहे, वो वाली सोच इस देश में नहीं चलेगी। उस सोच के साथ चलने वाले व्यक्ति को न दीन में जगह है न दुनिया में जगह है। मेरे नबी ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दीन के अंदर कोई बहस नहीं हो सकती। आप मेरे को अब नहीं, मेरा ऐसा नहीं, तेरा ऐसा नहीं, नबी ने फरमाया नहीं, दीन में बहस नहीं। आपको जो रास्ता हो ईश्वर तक जा रहा है, जो अच्छा लगे उस पर आप अमल कर लें, उस पर आगे बढ़ जाएं। और सारे रास्ते ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं। इसमें किसी ने कोई साकार को मान रहा है, कोई आकार को मान रहा है, कोई निरंकार को मान रहा है, इसमें बहस नहीं होनी चाहिए। हम एक ईश्वर के मानने वाले हैं, इसके अलावा हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। सारे रास्ते मोक्ष के द्वार उसी तरफ जाते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैं ये मानता हूं, इस्लाम ने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया, अगर किसी इंसान का दिल दुखाओगे तो ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। ईश्वर अपने हक माफ़ कर सकता है। कुरान में मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि मैं तमाम हक माफ़ कर सकता हूँ जो मेरे तुम पे हैं, लेकिन इंसान का दिल दुखा के आओगे तो वो मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो वही इंसान माफ़ करेगा जिसका दिल दुखा के आओगे। तो हमें एक सॉफ्ट हार्टेड बनना है, किसी इंसान का दिल ना दुखे।
प्यार का वातावरण इस मुल्क में रहे। और मेरे तो जिसे मुसलमान आत्मसात करता है, वो नबी ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से प्यार, मोहब्बत, अमन की खुशबू आती है, यहाँ वफ़ादारी की खुशबू मुझे यहाँ से आती है। मेरे नबी ने जहाँ जिस मुल्क को वफ़ादार बनाया है, मैं उस मुल्क का डीएनए हूँ। और अगर मेरे मोहब्बत को मैं आत्मसात नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ भी नफ़रत पैदा हो रही है या यहाँ भी कहीं गंदगी मची है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। मुझे उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी कोशिश है ये 117 मॉडर्न मदरसे जल्द से जल्द स्टेट में स्थापित हों, जहां नॉर्मल एजुकेशन हो। और हमारा मानना है पूरे देश के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर शिशु मंदिरों के अंदर भी आप फर्स्ट से 12th तक का सिलेबस जैसे ही चले उत्तराखंड सिलेबस, वहाँ वेद और पुराण पढ़ाए जाएं दोपहर के बाद, यहाँ कुरान पढ़ाई जाए, कहीं बाइबल पढ़ाई जाए, कहीं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाया जाए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन कट्टरता की लाइन पे कोई ना आए, सबके लिए पहले राष्ट्र हो, राष्ट्र प्रथम, और फिर अपने अपने मज़हब को मानते हुए आगे बढ़ें, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। उस दिशा में हमने एक छोटी सी कोशिश ये की है। दूसरा हमारा मानना है कि जो संपत्तियाँ हमारी इंक्रोच में पड़ी हैं या जिन संपत्तियों के ऊपर हमारे कब्जे हैं, उन संपत्तियों को हम खाली कराते हुए, उन संपत्तियों का सही इस्तेमाल कराते हुए उनके ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स बने जो हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज के काम आए, वहाँ अच्छे स्कूल कॉलेजेस बने जो बाकी समाज के काम आए, उत्तराखंड के काम आए, वहाँ इस तरह का वातावरण बने कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बने, सबके काम आए। मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेजेस हो, ये सबके काम आनी चाहिए। वृद्धाश्रम, कुछ बड़े हमारे सेकेंड इनिंग हाउस बने जहाँ गरीब लोग जिनका कोई नहीं है वो आके वहाँ रह सके। तब लगेगा कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे वो साकार हुआ। लेकिन इतना ज़रूर है, मुश्किल डगर है, आसान नहीं है। यहाँ तो ज़रा सी कोशिश करते हैं तो लोग सर फोड़ने के लिए आ जाते हैं। सच सुनना बर्दाश्त नहीं कर रहे तो सच करने में तो टाइम बहुत लगने वाला है, ये तो ज़रूर है। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जल्द ही एक बड़े बदलाव के लिए मुस्लिम समाज तैयार है। ये जो 3-4% लोग आपको दिख रहे हैं टीवी चैनल्स पे चिल्लाते हुए, बोलते हुए, अगर आप इन्हें नज़रअंदाज कर दें तो लगभग 90% से अधिक आबादी जो मुस्लिम समाज का नॉर्मल तबका है, जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है और ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों का पेट ईमानदारी से पालूं, उनको इनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो ईमानदारी से ये चाहता है देश साथ चले, आगे बढ़े और हम सब मिलकर साथ बढ़ें और साथ चलें और देश तरक्की करे। मुझे लगता है कि अगर इन 3-4% लोगों ने अपने अंदर सुधार पैदा नहीं किया तो ये कमांड अब इनके हाथ से छीन ली जाएगी। आम मुसलमान अब सड़कों पे उतरेगा और वो खुद कहेगा मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब वो इनके बहकावे में आने वाला बहुत ज़्यादा नहीं है। नई नज़ीर, नए हालात, बदलते हुए मुझे माहौल दिख रहा है। वो सुगबुगाहट शुरू हो गई है, वो माहौल बनने लगा है। अब चिंतन मंथन के लिए समाज आगे आ रहा है। उसको भी लगता है बहुत हो चुका, अब हम इन झगड़ों से आजिज आ चुके हैं, अब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि अब न लड़ना है, न लड़ाना है, ना डरना है, न डराना है। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाना है, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात, और हमारे खास मुलाकात में हमारे मेहमान थे सादाब शम्स, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, किस तरह से ये उस समुदाय के अंदर जो सदियों से जहाँ पे दबे कुचले लोग हैं, जो आज भी आधुनिक भारत में सामान्य समाज से कदम मिला के चलने की हैसियत में नहीं आ सके, किसकी गलती थी, क्यों वो पीछे रह गए, और किस तरह से भारत सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर के आ रही है उसके माध्यम से वास्तव में जो वक्फ बोर्ड बनाने का उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड किस तरह से मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए काम कर रहा है और आने वाले समय में किस तरह से इन मदरसों में आधुनिक नागरिक तैयार होंगे जो देश के विकास के वाहक बनेंगे, इसके बारे में विस्तार से बताया। अगले सप्ताह मिलेंगे ऐसे किसी अन्य मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए खास मुलाकात।